जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। और आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आज का यह क्लास आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा, एक सीट आपको पक्की करवा कर रहेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद से संबंधित आपके एग्जाम में लगभग 2 सवाल करवाए जाते हैं साथियों, 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा साथियों, आप लोग बताइए। तो बिल्कुल सही होगा, उत प्लस में श्वास होगा, उच्च प्लस में वास नहीं होगा, उत प्लस में क्या होगा, श्वास होगा। यहां से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। तो एक और सवाल है जो बनने की संभावना है इस बार, तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। उच्छ्वास कौन सा संधि है। अगर उच्छ्वास शब्द से प्रश्न बनेगा साथियों तो एक तो संधि विच्छेद आपके एग्जाम में पूछा गया है, एवं इस बार पेपर में पूछा जा सकता है कि उच्छ्वास कौन सा संधि है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। उच्छ्वास आपका जो है वह व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा साथियों। आपको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में हिंदी से आपके एग्जाम में हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार से मैथ, रीजनिंग, जीके सभी से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मेरा लिख कर ले लीजिए, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। अशुद्ध वर्तनी कहने का मतलब इसमें कौन सा गलत शब्द है, कौन सा गलत शब्द लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है और बताना है। जैसे में ज्योत्सना की बात करेंगे तो ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसी प्रकार से लिखाता है। अगर हिरण सिप्पू की बात करें साथियों तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अंत ध्यान भी सही लिखा हुआ है, लेकिन अहिल्या गलत लिखा हुआ हो। अब कहिएगा सर ये तो अहिल्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो अहिल्या नहीं होता है बाबू, अहल्या होता है, ठीक है ना। आप कहीं पर देखे होंगे तो अहल्या ऐसे लिखा रहता है, अहल्या, अहिल्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। मेरे साथ जवाब देते जाइएगा, लास्ट में आपका स्कोर पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। मान लीजिए कि आप बिल्कुल रियल पेपर दे रहे हो, इसमें जितना प्रश्न सही करोगे उतना प्रश्न आपके एग्जाम में भी संभावना है सही होने का। हिंदी में तो कुछ सिंपल लेवल के भी प्रश्न रहते हैं, तो कम से कम 20 में से 15 प्लस यानी 15 प्लस स्कोर करने का दावा कीजिए, ठीक है ना। लास्ट में 20 में से पूछेंगे आप कितना प्रश्न सही किए, ठीक है ना। उसके बाद जीके, रीजनिंग, मैथ सभी को कवर करेंगे, ठीक है ना साथियों। चलिए बताइएगा, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताइएगा कमेंट में। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल राइट आंसर करें आप लोग। एक बच्चे का रहा सर अगोचर होगा, अगोचर भी होगा और अतीन्द्रिय भी होगा। अगोचर और अतीन्द्रिय भी होगा, यानी ए और सी क्या हो जाएगा साथियों, दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उससे अगोचर, अतीन्द्रिय, यानी ए और सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और ऐसा एक सवाल हर साल आपके एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। जवाब दीजिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, पावक और पुंज शब्दों में क्रमशः कौन सी संज्ञा। ऐसा भी सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है साथियों। पावक और पुंज शब्दों में कौन सी संज्ञा है। पावक कौन सी संज्ञा है और पुंज कौन सी संज्ञा है। पावक मतलब होता है अग्नि, मतलब आग समझिएगा। पावक का मतलब क्या होता है, आग होता है। पावक का मतलब क्या होता है, आग होता है। और पुंज का मतलब क्या होता है, समूह, समझ सकते हैं, ठीक है ना। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो पुंज मतलब आपको तो क्लियर हो गया कि पुंज आपका समूहवाचक है, तो ये दोनों में से तो समूहवाचक है, एक आपका क्लियर हो गया। अब हम आग की बात करेंगे तो आग क्या होगा, जातिवाचक होगा या द्रववाचक होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही करें, पूरे आग का बोध कराए तो ये जातिवाचक हो जाएगा। माने पावक और पुंज कौन कौन सी संज्ञा होगा, पावक जातिवाचक, पुंज यानी समूह समूहवाचक। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइए कमेंट में कि हाँ सर ये कैसे होगा या ना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल लेवल के प्रश्न है, आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे मैं आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। बच्चे बता सकते हैं बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। जो जो मेरे वीडियो को अभी तक कवर कर रहे हैं तो एक बार बताइएगा बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है साथियों, ताकि आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़े। देखिए
ऐसे रिवीजन करने से आपका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा साथियों, ठीक है ना। तो कम समय बचा है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। रिवीजन कीजिए, फास्ट रिवीजन कीजिए, हम आपको फास्ट रिवीजन करवाने के लिए हैं ही, ठीक है। तो बताइएगा बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, कमेंट में आना चाहिए साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को देखिएगा, अन्वय शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अन्वय जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट कीजिएगा, यह व्याकरणिक एक रूपता है। अन्वय जो शब्द है यह व्याकरणिक एक रूपता है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, 6 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरनय रोदन। अरनय रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, अरनय रोदन मुहावरे का सही हो जाएगा ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। अरनय रोदन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऐसा कोई बात, मतलब आप कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको बोलेंगे अरनय रोदन। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री डाल दिया जाता है। वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है साथियों, सबसे पहले आपको वहीं पर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप वहां पर जाकर सारे पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है ना। उन्मिलन शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है उन्मिलन। उन्मिलन शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उल्टा उल्टा की बात करेंगे तो निमीलन हो जाएगा, उन्मिलन का उल्टा क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि बहुत ही जरूरी है, आपके एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। 8 नंबर सवाल को पकड़ बनाइएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइएगा कलत्र किसका पर्यायवाची शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कलत्र किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों, कलत्र हो जाएगा। कलत्र हम लोग और किसको बोलते हैं, तो पत्नी को बोलते हैं, कलत्र और हम लोग किसको बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं। पत्नी को और क्या क्या बोल बोल सकते हैं साथियों, आप याद रखिएगा, इसको वामा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वामा बोल सकते हैं। वामा हो गया, दारा हो गया, गृहिणी हो गया, बहारिया हो गया, ये सब हम लोग पत्नी को बोल सकते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है साथियों, आप देखिएगा, निष्पक्ष न्याय करना, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, ये मतलब कोई भी गलती नहीं करना, न्याय करना, एकदम निष्पक्ष न्याय करना। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। वागार्थ शब्द में कौन सा समास है साथियों, बताइएगा, वागार्थ शब्द में कौन सा समास है, तो आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, द्वंद्व समास है। वाग्यार्थ शब्द में कौन सा समास है साथियों, द्वंद्व समास है, आप बिल्कुल इसको सही करेंगे। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि वाग्यार्थ शब्द में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। चलिए इसका अर्थ जो होता है साथियों वाणी होता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है, जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा। जो बहुत गहरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे साथियों, अगाध कहेंगे। जो बहुत गहरा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगाध कहते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, अगाध हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, बिहग। बिहक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बिहक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, तो देखिएगा बिहक का कौन सा नहीं होगा, द्विज हो जाएगा, संकुत हो जाएगा, पखेरु हो जाएगा, लेकिन केहरी नहीं होगा। केहरी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे में केहरी हम लोग सिंह को बोलते हैं, केहरी हम लोग किसको बोलते हैं, सिंह यानी शेर को बोलते हैं। बाला हालांकि हाँ, द्विज पंछी को, शंकुत पंछी को, पखेरु पक्षी को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है साथियों, सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ क्या है। सांप छछुंदर की गति होना, क्या इसका मतलब होगा साथियों, दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में आने वाला सवाल है साथियों। सांप सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ क्या है, दुविधा में पड़ना, दुविधा में पढ़ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव रूप की बात करेंगे तो इसका तद्भव बात करेंगे तो अटारी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, अटारी होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए
जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगम हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द में हो जाएगा, अगम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आप बताइएगा कौन सा पुल्लिंग शब्द होगा। तो ये दया आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, माया स्त्रीलिंग हो जाएगा, भाषा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आभार यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, पुल्लिंग हो जाएगा। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर आपका सवाल है साथियों, हृदय सम्राट मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हृदय सम्राट मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, उदार हृदय वाला व्यक्ति। उदार हृदय वाला व्यक्ति, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। परमत शब्द का अर्थ क्या है, परमत शब्द का अर्थ क्या है साथियों, परमत शब्द का अर्थ क्या है बताइएगा। पागल या मदमस्त है, पागल या मदमस्त हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। परमत शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, पागल या मदमस्त हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, शशांक शब्द का, शशांक शब्द किसका पर्यायवाची है, आप क्या सही करोगे। शशांक शब्द किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका चंद्रमा का है। किसका पर्यायवाची है साथियों, चंद्रमा का है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शशांक शब्द किसका पर्यायवाची है साथियों, चंद्रमा का है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, प्रतिदिन में कौन सा समास है। बिल्कुल आप लोग सही करोगे। प्रतिदिन में कौन सा समास है साथियों, अभिभाव समास है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, अभिभाव समास। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आप लोग स्कोर बताइएगा, उसके बाद हम लोग जीके की ओर चलते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग स्कोर बता दीजिए क्या इसका स्कोर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जीके के भी प्रश्न को यहाँ पर कवर कर लेते हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो बताइएगा। पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, पीएम की अवधि कब तक के लिए है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है वो कब तक है साथियों, तो 2025 से 2026 तक है। ठीक है ना। इसका डाटा के अनुसार बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल राइट करेंगे, जो कि आपके पेपर में आने वाले सवाल है साथियों। 2 नंबर सवाल को देखिएगा, 2 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। सवाल कर रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 बिल्कुल सही करोगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, अमार सुनार बांग्ला गीत के रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के दौरान किया था साथियों, बिल्कुल सही करोगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए थे, यानी बंगाल विभाजन जब हुआ था उसी समय अमार सुनार बांग्ला गीत का रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यह बंगाल का राष्ट्रीय गान है, बंगाल का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला है। ठीक है ना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था साथियों, 1905 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा संघाई बंदरगाह किस समुद्र तट पर स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा संघाई बंदरगाह किस समुद्र के तट पर स्थित है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। यह किस तट के स्थित है साथियों, तो पूर्वी चीन सागर के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर डालते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किस खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है, वह किस खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है साथियों, देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, ये गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, ये गुजरात में है। आप याद रखना, ये भारत की
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, भारत एवं दुनिया दोनों की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ में है? गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात के अहमदाबाद नगर में है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। यह किसका प्रतिमा है? मतलब इस प्रतिमा मतलब किनका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। 182 मीटर ऊंचा है, 182 मीटर ऊंचा है, आप याद रखना। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है साथियों, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाता है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 11 नंबर सवाल पर पकड़ बनाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है साथियों? इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का क्या कहा जाता है? संरक्षक कहा जाता है। चलिएगा अगला नंबर सवाल है साथियों, विंबलडन, विंबलडन टूर्नामेंट खेल किस खेल से संबंधित है? विंबलडन टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। 14 नंबर आपका सवाल है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? बताइएगा, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था साथियों? इंपोर्टेंट है। तो 1983 ईस्वी में जीता था, 1983 ईस्वी में जीता था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1983 ईस्वी में जीता था, आप याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल को और चलते साथ में, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन है? बिल्कुल आप लोग सही करेंगे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? वो आपका पेरिस में हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ में स्थित है? पेरिस में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। पेरिस किसकी राजधानी है साथियों? तो यह फ्रांस की राजधानी है। आप लोग स्कोर बताइएगा, 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय